My dear friends, myself Bhamar Singh, going to teach you the chapter Globalization. In this chapter, I will teach you about the new economic policy. What is globalization? साथियों, ग्लोबलाइजेशन मीन्स ग्लोबल लेवल पर जुड़ना। साथियों, अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हिस्ट्री पॉलिटी पॉइंट। ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? Globalization is a process of rapid integration or interconnection between countries. Integration or interconnection between different countries, their markets, it is called globalization. When we connect our domestic market with the world market, this is called globalization. It is also known as New Economic Policy 1991. It was implemented in our country in 1991. That time Dr. Manmohan Singh was the finance minister. Pradhan Mantri was P.V. Narasimha Rao. That time. So under globalization, the goods, services, investments, technologies are moving between countries. The services, investment, technology, these are carried from one country to another country. एक देश से दूसरे देश को ले जाया जाता है। Movements of people for better income, jobs or education. इसमें होता क्या है? लोग अपने बेटर इनकम के लिए, जॉब्स के लिए या एजुकेशन के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री को शिफ्ट होते हैं, जाते हैं। इन सर्च ऑफ जॉब्स, इन सर्च ऑफ हायर एजुकेशन, इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अंडर ग्लोबलाइजेशन देयर इज अ फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजीज एंड द पीपल। तो ग्लोबलाइजेशन इज a new economic policy in which the countries are interconnected at global level. Clear? Production across countries in mid-20th century. As you know, when there was colonies in the world, जब वर्ल्ड में कॉलोनीज थी तो क्या होता था कि उन्होंने वहाँ की जो कंपनियाँ थीं वो जहाँ कॉलोनी होती थी वहाँ से रॉ मटेरियल ले जाती थी और फिनिश गुड्स बेचती थी। और तभी से स्टार्ट हुआ प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कॉलोनीज एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टेड फिनिश गुड्स। जस्ट लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में रूल कर रही थी, वो क्या करती थी कि इंडिया से जो है वो माल ले जाती थी, रॉ मटेरियल। हमारे यहाँ से आयरन, हमारे यहाँ से रॉ कॉटन, ये सब ले जाया जाता था और इसको फिनिश्ड करके प्रोडक्ट बना करके मशीनों से और वापस इंडिया में आ करके एज अ फिनिश्ड गुड्स के रूप में बेचा जाता था। इससे होता क्या था? हाई प्रॉफिट। कंपनियों को हाई प्रॉफिट होता था, हाई प्रॉफिट होता था कंपनियों को। इससे multinational companies. What are the multinational companies? The companies which control the production more than two countries. मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं, इनको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भी कहते हैं, जो दो या दो से अधिक कंट्रीज में अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। वो कहीं से रॉ मटेरियल उठाती हैं, दूसरे कंट्री में जा कर के उससे छोटे छोटे मशीन टूल्स पार्ट बनाती हैं और तीसरे कंट्री में उसको असेंबल किया जाता है, फिनिश किया जाता है। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है ये मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाया जाता है। MNCs earn profit due to low cost of production.
होता क्या है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज रॉ मटेरियल जो परचेस करती हैं वो बहुत ही सस्ता होता है और उससे हाई प्रॉफिट वो उससे पाती हैं, वेरी रिच हो जाती हैं और वो पैसा अपनी कंट्रीज़ को भेजती हैं। MNCs प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ग्लोबली, और ये मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं वो गुड्स सर्विसेज और ये ग्लोबली प्रोड्यूस करती हैं। अभी मैंने बताया कि किसी कंट्री में सामान कच्चा माल लेंगी, कहीं से सर्विस लेंगी, कहीं मशीन टूल्स बनाएंगी, कहीं उनको असेंबल करके बेचेंगी। इनको कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज विच कंट्रोल प्रोडक्शन इन 2 or more कंट्रीज। जैसे आज देखिए आप सैमसंग, हीरो, होंडा, सुजुकी, हुंडई, these are the best example, कोका-कोला, these are the best example of multinational companies। किसी भी देश में जाइए आपको इनके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ह्यूज प्रॉफिट अर्न करती हैं ये, ह्यूज प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ये प्रोडक्शन को इंटरलिंक करती हैं कई कंट्रीज़ के बीच में। अभी मैंने बताया था कि प्रोडक्शन को इंटरलिंक करती हैं कि कहीं पर रॉ मटेरियल लेती हैं, कहीं पर ये क्या करती हैं, ये छोटे छोटे औजार बनाती हैं, कहीं पर ये जहाँ पर चीप लेबर होता है वहाँ अपनी यूनिट्स लगाती हैं, फिर सामान तैयार करने के लिए करके और कहीं दूसरी देश पे असेंबल करती हैं और फिर इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर देती हैं। देयर इज़ अ नीड ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड क्या करती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ मेक इन देयर फेवर। जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो जब अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के फेवर में बनाते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ आएंगी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगी। नेक्स्ट नंबर, इन्वेस्ट मेड बाय MNCs इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और ये जो पैसा लगाती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ किसी भी कंट्री में, वो क्या करती है, वो डॉलर में लाती हैं और वहाँ की लोकल करेंसी में उसको एक्सचेंज करती हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और ये फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है ये दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। जिस कंट्री के पास जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन रिजर्व होता है, वो कंट्री वो उतना ही सक्सेसफुल माना जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में वो जब वो सामान खरीदता है तो इसी डॉलर से खरीदता है। MNCs एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज। ये जब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जब ये कभी कभी क्या करती हैं, किसी कंट्री में पहुंचती हैं तो ये उन कंपनी वहाँ की जो लोकल कंपनीज हैं उनसे पार्टनरशिप कर लेती हैं, हिस्सेदारी खरीद लेती हैं। जैसे देखिए जब यहाँ पे होंडा आई तो उसने हीरो साइकिल बनाती थी तो हीरो के साथ कोलैबोरेशन कर लिया, पार्टनरशिप कर ली और एक मोटरसाइकिल निकाली हीरो होंडा जो पॉपुलर हो गई। तो लोकल कंपनीज़ का नेम लेती हैं, टेक्नोलॉजी अपनी यूज़ करती हैं और सक्सेस हो जाती हैं। अगला क्या करती हैं, MNCs बाई टेक ओवर मर्ज विद लोकल कंपनी। कभी कभी क्या होती हैं, MNCs केवल पार्टनरशिप नहीं करती, वो इनको परचेज कर लेती हैं, टेक ओवर कर लेती हैं, इनको मर्ज कर लेती हैं, क्योंकि लोकल कंपनीज़ के पास इतना पैसा नहीं होता है तो इसका लाभ उठाती हैं, बेनिफिट उठाती हैं, फ़ायदा। और लास्ट में जो है बेनिफिट जो होता है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ को ही होता है। ग्लोबलाइजेशन फैक्टर दैट हैव इनेबल, देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट इनेबल्ड द ग्लोबलाइजेशन इन द वर्ल्ड। आखिर ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में सक्सेस कैसे हुआ, इसके भी कई फैक्टर्स हैं। नंबर 1, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी।
देखिए, टेक्नोलॉजी प्लेड अ मेजर रोल। अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो शायद ग्लोबलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होता, अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती। क्योंकि आप देखिए, ट्रांसपोर्ट, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, इन सब ने पॉसिबल बना दिया है। अब आप देखिए, अगर ये शिप ना होते तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, ये एरोप्लेन ना होते, कैसे पहुंचा जा सकता था? अगर टेलीकम्युनिकेशन नहीं होता, इंटरनेट ना होता, मोबाइल्स ना होते, तो हम कैसे बात कर सकते थे एक दूसरे, कैसे ट्रांजैक्शन होता? तो सब मेजर रोल दैट इज प्लेड फॉर द सक्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट इज टेक्नोलॉजी। और आप देखिए, आज का जो 21st सेंचुरी इन द वर्ल्ड, दैट इज द क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, सूचना क्रांति चल रही है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अब क्या हुआ है, डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं और सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। थर्ड, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट हैज सेट यूपी सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और गवर्नमेंट क्या करती हैं, इन मल्टी कंपनीज़ को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाती हैं, जहां पर इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये हमारा जो ये ग्लोबलाइजेशन ये सक्सेसफुल हुआ। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल्स ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को कंट्रोल करता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेडक्वार्टर्स आर एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इट वाज फार्म्ड इन 1995, ये फार्म हुआ था। और इट्स एम क्या है, टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। इसका उद्देश्य है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, इंटरनेशनल ट्रेड को जो है उसको मॉनिटरिंग करना, उसको सुपरवाइज करना और उसके अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस बनाना। इट सेट्स रूल्स रिगार्डिंग इन इट्स फेवर इन इंटरनेशनल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है। और कहते हैं ग्लोबलाइजेशन जो है इट इज़ द मेन मोटो ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ट्रेड पर बहुत फोकस करता है। 164 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इट्स मेंबर। और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो मेंबर्स हैं वो 164 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के। और जिस मेंबर जो बन जाता है दैट हैज़ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इज आल्सो मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। अब देखिए, जो हमारा फॉरेन ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड समझते हैं, द ट्रेड दैट इज कैरिड विद अदर कंट्रीज। जब हम दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो उसको फॉरेन ट्रेड कहते हैं। और इससे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। ग्लोबलाइजेशन ने जो है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स को एक दूसरे से जोड़ दिया, सबके लिए एक रूल्स से रेगुलेशंस कर दी। वैसे क्या होता था, हम रशिया को किसी अदर रेट में बेचते थे, चाइना को अलग रेट्स में बेचते थे, USA को अलग रेट में बेचते थे। अब नहीं है। अब अगर आप मेंबर हैं तो हर कंट्री को एक ही रेट में सेल करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा सामान आपको। तो प्रोड्यूसर्स के लिए इससे क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि वो किसी कंट्री में कहीं भी जा करके प्रोड्यूस कर सकते हैं या अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। नंबर सेकेंड, एक्सपेंड द चॉइस ऑफ द पीपल। अब क्या है, देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ गुड्स इन फ्रंट ऑफ द पीपल। लोगों के सामने एक वैरायटी है गुड्स की, सामान की। तो अब लोग क्या है, अपनी पसंद का कोई भी ब्रांड, कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग इंटीग्रेटिंग द मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। और आज क्या है, फॉरेन ट्रेड जो है एक रेगुलेट हो गया है, और उस रेगुलेट होने के कारण इसमें रोल सबसे बड़ा WTO का ही है। और इसका रिजल्ट क्या है कि वर्ल्ड मार्केट जो डिफरेंट कंट्रीज़ की है उसमें यूनिफिकेशन आ गया है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड एंड कनेक्टेड। सब एक जैसा ही नियम रोज़ फॉलो करते हैं। मोर चॉइस टू बायर्स, और परचेजर के पास बहुत ज़्यादा चॉइस है, उसको कैसा खरीदना सामान, किस तरह का खरीदना है, किस ब्रांड का खरीदना है और किस रेट में खरीदना है, ये उनके पास बहुत से चॉइस हैं। कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हम अपना सामान किसी कंट्री में बेच सकते हैं और किसी भी कंट्री का सामान हमारे देश में आ सकता है। स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, लेकिन कभी कभी क्या ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया जाता है। ऑल कंट्रीज रीप द बेनिफिट फॉरेन ट्रेड इक्वली, कि सभी कंट्री ये चाहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का हमें इक्वल बेनिफिट मिले, लाभ मिले, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। जो रिच कंट्रीज़ हैं, एडवांस कंट्रीज़ हैं, दे गेट मोर बेनिफिट्स इन कंपेरिजन ऑफ द पुअर एंड बैकवर्ड कंट्रीज। नंबर सेकेंड इज गवर्नमेंट प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल पीपल। गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि जो हमारे लोग हैं, पीपल हैं, उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होते रहें, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज कभी कभी प्रॉफिट के लिए क्या करती हैं, ऐसे नियम बनाने लगती हैं कि जिससे कि जो है लोगों के इंटरेस्ट सफ़र करने लगते हैं। नेक्स्ट, लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, और गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती हैं, जो लेबर लॉज हैं, वर्कर्स के लिए कानून बने हुए हैं, उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कराती है कि जिससे मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सप्लॉइट न कर सकें। प्रोटेक्ट स्मॉल प्रोड्यूसर फ्रॉम कंपटीशन, और आपको मालूम है जब मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं इनके पास हाई टेक्नोलॉजी होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, और जो हमारी छोटी मोटी कंपनीज हैं ये इनका कंपटीशन नहीं कर पाती हैं, तो इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, और ये गवर्नमेंट प्रोटेक्शन अपनी लोकल कंपनीज को देती है। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इंडिया। आप देखिए दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं ग्लोबलाइजेशन के। जैसे हमारी कंट्री ने जब ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट किया तो दो तरह के असर पड़े, एक तो पॉजिटिव और दूसरे निगेटिव। पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं। नंबर 1, कंज्यूमर्स एंजॉय इम्प्रूव्ड क्वालिटी। आज हमें पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट है, अब हमारे कंज्यूमर अच्छी क्वालिटी, सस्ते सामान खरीद सकते हैं। आप मार्केट में जाइए, डिफरेंट कंपनीज़ के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे अच्छे। सेकेंड, MNCs हैव इंक्रीज्ड देयर इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या होता है, जब इन्वेस्टमेंट MNCs से मिलता है, MNCs जब इन्वेस्टमेंट करती हैं तो हमारी कंट्री को डॉलर मिलते हैं और हम उससे इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं, और जितना इन्वेस्टमेंट आता है उतना ही फॉरेन एक्सचेंज हमारा जो है वो बढ़ता चला जाता है। मोर जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड, और जब मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं कहीं तो लोकल लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करती हैं। जॉब प्रोवाइड करती हैं तो इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलती है। नेक्स्ट, सेम इंडियन कंपनीज आल्सो एमर्ज्ड विद MNCs, और कभी कभी क्या होता है, हमारी इंडियन कंपनी जो हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मर्ज कर लेती हैं, और उनसे उनको टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो पढ़ने पर अलग होकर अपनी कंपनी खुद चला सकती है। जैसे हीरो और होंडा देखिए, होंडा ने हीरो के साथ कोलैबोरेशन किया था लेकिन अलग हो गई, और आज हीरो अपना खुद एक ब्रांड बना हुआ है मोटरसाइकिल का, तो ये लाभ मिलता है। कुछ कंपनियां आज हमारी क्या हैं, उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि मल्टीनेशनल कंपनी इसको चैलेंज कर रही हैं। जैसे टाटा मोटर्स है, बजाज ऑटो है, आप देखिए इनके प्रोडक्ट जो है वो वर्ल्ड लेवल के प्रोडक्ट हो गए हैं। हमारी बहुत सी कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज भी बन गई हैं। अब आता है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिया। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, मेनी स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स बैडली हिट। हमारे यहाँ जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हिट होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि वो कंपटीशन नहीं कर पाते विद द मल्टीनेशनल कंपनीज। सेकेंड क्या होता है, ए लॉट ऑफ पीपल हैव बिकम जॉबलेस। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या आती तो हैं
लेकिन वो हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, और जब हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं तो देयर आर लेस चांसेस ऑफ द जॉब्स, बहुत कम लोगों को जॉब देती हैं, वो भी जो स्किल्ड होते हैं। तो अनस्किल्ड लेबर, पुअर लेबर, उनके लिए कोई जॉब नहीं होता है। उल्टा रिजल्ट में क्या होता है, लोकल कंपनीज बंद होने लगती हैं तो जॉबलेस होने लगते हैं। नंबर नेक्स्ट, अपर मिडिल क्लास बेनिफिटेड मच। देखिए ग्लोबलाइजेशन का लाभ सबसे ज़्यादा किसको मिलता है, जो अपर मिडिल क्लास होता है, क्योंकि वो स्किल्ड भी होता है तो वो जा कर के मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब भी कर सकता है, उसके पास पैसे भी होते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के प्रोडक्ट परचेज भी कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा अपर मिडिल क्लास बेनिफिट होता है। फिर स्किल्ड वर्कर्स गेट जॉब्स। अब देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि केवल स्किल्ड वर्कर जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हीं को जॉब मिलती है। एक जनरल व्यक्ति, एक कॉमन पर्सन वर्कर, वो मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब नहीं पा पाता है। और लास्ट है पुअर पीपल सफ़र अ लॉट। ग्लोबलाइजेशन का जो असर पड़ता है वो गरीब लोगों पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो दिस इज़ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया। So globalization that was accepted in 1991 in India, new economic policy was launched in India, that became very successful। जब ये लाई गई थी बहुत से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था, many political parties, political leader, thinkers, they criticized it, but it proved that it is benefited for the country। अगर आज हमारे लाखों लोग विदेशों में मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं तो ये ग्लोबलाइजेशन से ही पॉसिबल हुआ है। आज इंडिया देखिए सॉफ्टवेयर का हब है, वो कैसे पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। करोड़ों इंडियन विदेशों में पड़े हुए वर्क कर रहे हैं, कैसे क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इज जस्ट लाइक अ बून फॉर इंडिया, हमारे लिए वरदान है। तो दिस वॉज द चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। साथियों, अगर मेरा ये वीडियो को पसंद आता हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।